गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है निहंग्स। सो आपने न्यूज़ में देखा होगा कि अभी सिंघू जो प्रोटेस्ट साइट है फार्मर्स प्रोटेस्ट की, वहाँ पर कुछ निहंग्स ने एक मैन की ब्रूटल लिंचिंग कर दी है बिकॉज ऑफ एनी पॉलिटिकल रीज़न या जो भी रीज़न था उसकी वजह से जो लिंचिंग हुई है। तो जो निहंग हैं वो इस टाइम पर न्यूज़ में चल रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये निहंग कौन होते हैं। ठीक है, तो जो निहंग थे वो जो निहंग हैं रादर वो एक सिख वॉरियर कम्युनिटी है जिनको 10th गुरु गोबिंद सिंह जी उन्होंने रेज किया था। ठीक है, तो जब गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने बेटे यंगर सन को जो फतेह सिंह जी को जो है ब्लू कलर के रोब में देखा, तब उन्होंने डिसाइड किया कि जो हमारी खालसा सिख वॉरियर की जो हमारी कम्युनिटी होगी उनको हम ब्लू कलर की ड्रेस पहनाएंगे और वो ये ब्लू कलर की ड्रेस वाले और जो ब्लू कलर की टर्बन पहनते हैं उनको निहंग्स का नाम दिया गया। ठीक है, तो एक्चुअली उस टाइम पर ये सिचुएशन थी कि इस्लामिक इन्वेजन थी, फिर अफगान इन्वेडर्स हो रही थी, जो मुगल्स थे वो सिख कम्युनिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे थे। ठीक है, तो सिख्स को मार रहे थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था गुरु गोबिंद सिंह जी के लिए कि वो जो है ऐसी एक आर्मी को रेज करें जो कि इस इनजस्टिस से फाइट कर सके। ठीक है, तो जो निहंग शब्द है वो संस्कृत शब्द निशंक से लिया गया है। इसका मतलब होता है जो कि बिना किसी डर के है, जिसका कैरेक्टर बिल्कुल बेदाग कैरेक्टर है, जो बिल्कुल प्योर है, जो बिल्कुल केयर फ्री है, जिसको कोई फिक्र नहीं है, जो बिल्कुल प्योर है, जो कि वर्ल्डली मटेरियल गेन्स और कंफर्ट से बिल्कुल दूर है, जो बिल्कुल इनडिफरेंट है। ठीक है, सो ये निहंग्स के कैरेक्टर है। अब आपको न्यूज़ में चाहे जो भी देखने को मिल रहा हो वो एक या दो जो है अगर निहंग ने कुछ ऐसा कर दिया है तो वो लार्जर कम्युनिटी को जो है वो रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ठीक है, सो जो निहंग हैं वो खालसा सोल्जर्स थे जो कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने रेज किए थे। और जो आपके जो निहंग हैं उन्होंने अफगान इन्वेडर्स के साथ भी फाइट किया और जो है मुस्लिम इन्वेजन जो थी उनके साथ फाइट किया। तो पंजाब को और जो सिख पंथ को बचाने में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। ठीक है, तो जो निहंग हैं उन्होंने कुछ टाइम के लिए जो अकाल तख्त है अमृतसर में उसके ऊपर भी कंट्रोल किया, रिलीजियस अफेयर्स को भी कंट्रोल किया, प्रोटेक्ट किया रादर उस पूरे अकाल तख्त को। लेकिन जब सिख एम्पायर का डिक्लाइन शुरू हुआ आफ्टर द डेथ ऑफ महाराजा रंजीत सिंह जी, तो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ ने जब कंट्रोल किया पंजाब के ऊपर तो जो पॉलिटिकल और मिलिट्री रोल था जो आपके निहंग्स का वो भी डिक्लाइन होना शुरू हो गया। ठीक है, सो ये जो है अब आपके जो निहंग हैं वो इस टाइम पर एक रिलीजियस सिंबल की तरह हैं। अब इनका ऑफ कोर्स अब वो रोल तो रहा नहीं है क्योंकि इंडिया में अब इन्वेजन्स या अब ऐसा इनजस्टिस तो नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी ह्यूमैनिटी की प्रोटेक्शन के लिए अभी भी इनका यही रोल है कि ये ह्यूमैनिटी की प्रोटेक्शन के लिए, ये सिर्फ डिफेंसिव मोड में ये प्रोटेक्शन करते हैं, कभी भी ये ऑफेंसिव नहीं हो सकते। ठीक है, तो अब आपको अगर ये लग रहा है कि जो ये एक्ट हुआ है तो आप इससे कंफ्यूज मत हो, क्योंकि कोई भी कम्युनिटी में एक या दो लोग या चार लोग भी अगर हों या इवन 100 पीपल भी अगर ऐसे हों तो वो लार्जर कम्युनिटी या लार्जर जो उनका मैंडेट है उसको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ठीक है, हर कम्युनिटी में ऊपर नीचे के कुछ ना कुछ लोग होते ही हैं। ठीक है, तो ये निहंग का जो एक्चुअल जो ओरिजिनल इनका मैंडेट है वो यही मैंडेट है, विदाउट फेयर, अनब्लेमिश्ड, प्योर, केयर फ्री एटसेट्रा। ठीक है, so now let us see this topic in English. Nihangs. So recently a group of Nihangs may have committed some brutal lynching of a man at the protest site of Singhu. So who are Nihangs? We have to see this because they have been in news now. You may have seen them, these people in news in last year also, in I think April 2020 when the first lockdown was imposed in the country. In Patiala, one of the so-called Nihangs, he was actually not a Nihang, he was just wearing the robe of a Nihang, but he cut off the limbs of he cut off the hands of a policeman. So he was in news at that time also, and today also they have these some group of Nihangs who claim to be Nihangs. Actually they have come into news after the brutal lynching of a man at Singhu protest site. So these Nihangs were actually Sikh warriors raised by Guru Gobind Singh Ji. So the original purpose of these warriors was to fight the Islamic invasion and Afghan invaders who were killing
Sikhs in the region who were killing people in the region. These Nihangs have served the humanity irrespective of the people who they were protecting. These Nihangs they have even protected Kashmiri Pandits. You may have known about that also. So Nihangs were not just protectors of Sikhs, but also of other religious people, religious communities in this region. Okay, so Guru Gobind Singh Ji raised these Nihangs as the soldiers of Khalsa to fight against the Islamic invaders or the Afghan invaders, and these Nihangs also took control of Akal Takht, the religious affairs of Akal Takht for a certain period of time. But later on, when Maharaja Ranjit Singh died and the Sikh Empire started to decline because of the rule of British authorities, the political and military clout of Nihangs also started declining. Okay, so these Nihangs are currently merely religious symbolism. Of course, these characters still remain, that they are without any fear, they are unblemished, they are pure, carefree, indifferent, etc. So these Nihangs, the original purpose of Nihang remains attached to these characteristics. Okay, so now let us see the next topic, which is Rail Kaushal Vikas Yojana. तो इंडियन रेलवेज ने जो है आपको पता होगा कि रेल कौशल विकास योजना जो है वो निकाली थी रेलवे मिनिस्टर ने अभी सितंबर में ही, ठीक है। तो उसमें बनारस लोकोमोटिव वर्क्स जो है उन्होंने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टूल किट्स और सर्टिफिकेट्स बांटे हैं जिन ट्रेनीज ने जो है ये कोर्स को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो अब ये सितंबर में लॉन्च किया गया था प्रोग्राम। 100 आवर्स की ट्रेनिंग दी जा रही है लोकल यूथ को अंडर इस बनारस लोकोमोटिव वर्क्स के अंदर, और इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मशीनिस्ट, वेल्डर, इन सब को ट्रेनिंग दी गई है, और 100 घंटे की ट्रेनिंग के बाद उनको जो है ये टूल किट्स और सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, ठीक है। तो ये प्रोग्राम क्या था कि इसके अंदर जो लोकल यूथ है उनको एंट्री लेवल ट्रेनिंग दी जाएगी, और इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल्स में जो रेलवे के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वहीं पर जो है वो लोकल यूथ को ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। अब ये ओवरऑल प्रोग्राम जो है वो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंडर ये प्रोग्राम था रादर है, और इसके अंदर 50,000 यूथ को जो है अगले 3 साल के अंदर 75 रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो है वो ट्रेनिंग दी जाएगी। और बनारस लोकोमोटिव वर्क्स जो है वो नोडल एजेंसी बन गया है RKV जो इस रेल कौशल विकास योजना प्रोग्राम का, ठीक है। तो इसी के अंदर ही जो है वो अभी कुछ यूथ को जो है ट्रेनिंग कंप्लीट हुई है, उनको सर्टिफिकेट्स और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टूल किट्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। रेल कौशल विकास योजना। सो इंडियन रेलवेज प्रोडक्शन यूनिट बनारस लोकोमोटिव वर्क्स has organized a function for distribution of self-employment toolkits and certificates under the Rail Kaushal Vikas Yojana. So these toolkits and certificates have been distributed after the 100-hour training program, which was organized by Banaras Locomotive Works, and several technical trades like electrician, fitter, machinist, and welder have been taught to the youth, the local youth, by the Banaras Locomotive Works. And this program was actually launched in September 2021 to empower local youth by providing them entry level training in industry level skills at the railway training institutes. So the actual objective is to provide 50,000 youths of India training over a period of 3 years in 75 railway training institutes across the country. Okay, so Banaras Locomotive Works has been chosen as the nodal agency for implementation of this program, and they have just completed the first course of some trainees, and 100-hour training has been completed for them, and after that they have been distributed these certificates and toolkits. Okay, so now let us see the next topic, which is UN Human Rights Council. तो इंडिया जो है वो री-इलेक्ट हुआ है UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल में अगले जो है 3 साल के लिए, ठीक है, 2022, 23 और 24 के लिए, ठीक है। तो 6th टर्म के लिए इलेक्ट हुआ इंडिया, और जो है इंडिया ने बोला है कि वो सम्मान, संवाद और सहयोग के थ्रू जो है ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन और प्रमोशन के लिए काम करता रहेगा, ठीक है। तो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है क्या? एक यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है, 47 मेंबर्स हैं इसके अंदर और होते हैं इसके अंदर, और 3 साल के टर्म के लिए एक मेंबर जो है वो
इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। और एक बारी में एक मेंबर जो है वो सिर्फ दो बार जो है वो सर्व कर सकता है। मतलब 2 बार मतलब कैसे, 3 साल के लिए एक टर्म और अगली 3 साल के लिए एक और टर्म। तो मतलब एक बारी में 6 साल तक आप सर्व कर सकते हो, ठीक है। ऑफकोर्स अगर आप इलेक्ट होते हो तो अब इंडिया जैसे अभी एक बार इलेक्ट हुआ है, ठीक है, तो री इलेक्ट हुआ है रादर, तो इससे पहले भी 3 साल के लिए इलेक्ट हुआ था इंडिया। तो अब दोबारा जब 3 साल के लिए इलेक्ट होगा, इसके बाद इंडिया जो है वो इलेक्शन में नहीं खड़ा हो सकता, ठीक है। एक बार उसको गैप देना पड़ेगा। फिर अब इसमें जीतने के लिए यूएन की जनरल असेंबली में 191 जो मेंबर स्टेट्स हैं उसमें से 96 जो है वो वोट्स लेनी होती हैं, तभी आप इसमें मेंबर बन सकते हो। और 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बाद जो है आपको छोड़ना पड़ता है, आप उसके बाद इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ऑफ कोर्स एक बार आपको टर्म स्किप करनी पड़ती है, उसके बाद दोबारा आप लड़ सकते हो, तो आपको 3 साल का एटलीस्ट गैप बीच में देना पड़ता है। यूएनएचआरसी जो है वो हर साल 3 सेशंस जो है वो रखता है, मार्च, जून और सितंबर में। और एक बार 2 बार जो सर्व करने के बाद, जैसे मैंने आपको बोला कि री इलेक्शन जो है वो 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बाद नहीं हो सकता, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। सो इंडिया हैज बीन री इलेक्टेड टू द यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल फॉर द 6th टर्म। सो आफ्टर 2 टर्म्स यू हैव टू गिव अ गैप. In one term you are selected for 3 years, but you can get selected, you can stand in the election for only 2 consecutive terms. After the two terms you have to step down, and after the 3-year period is completed, you can only stand for election after that. Okay, so India has promised that it will promote and protect human rights through Samman, Samvad and Sahyog. So this UN Human Rights Council is a United Nations body. It has 47 members at one time, and every member is selected for 3 years term, and there are 5 regional groups through which these members are selected. So for any member to get selected in this, 96 votes have to be secured from the 191 member states of the UN General Assembly. So for one term, for a period of one term, 3 years, for first term, in one term, a member gets selected for 3 years, and of course you can also get selected for another consecutive term, but after 2 terms you cannot stand for elections. Okay, so UNHRC holds regular sessions 3 times in a year, that is in March, June and September, and this UNHRC works for the protection and promotion of human rights. Okay, so now let us see the next topic, which is battery energy storage system. तो गवर्नमेंट ने जो है 1000 मेगावाट आवर्स का बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जो है वो एक ऐसा पायलट प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया है। उसके लिए जो है उन्होंने आपका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मांगा है, मतलब कि एक तरह से टेंडर जो है मांगा है कि कौन जो है वो ये बैटरी स्टोरेज सिस्टम, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम इंडिया के लिए बनाना चाहेगा, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी और मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो है वो मिलकर इस प्रोग्राम को चलाना चाहते हैं। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर जो एक आपकी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट है, उन्होंने जो है वो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मांगे हैं, और प्राइवेट कंपनीज जो है वो अप्लाई कर सकती है कि हम बनाने को ये तैयार हैं 1000 मेगावाट आवर का जो है वो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। तो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम पे क्या होगा कि अभी आपकी जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है उसको आप जो है ग्रिड से कनेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि लगातार तो बनती नहीं है। जैसे समझ लो आप सोलर एनर्जी का एग्जांपल लेते हैं, तो सोलर एनर्जी जब तक बन रही है तो वो उसको आप डायरेक्टली ग्रिड से कनेक्ट नहीं कर सकते, पावर ग्रिड से, क्योंकि रात को तो वो नहीं बनेगी, ठीक है। तो एक तरह से स्टेडी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या स्टेडी फ्लो ऑफ एनर्जी नहीं होने के कारण जो है हम उसको डायरेक्टली ग्रिड से कनेक्ट नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं कि एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बनाएं। एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में जो हम आपकी रिन्यूएबल एनर्जी से जो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे उसको इसमें स्टोर करें, फिर स्टोर करने के बाद हम उसको जो है ग्रिड से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि स्टेबिलिटी और फ्रीक्वेंसी कंट्रोल की जा सकती है, बैलेंसिंग की जा सकती है, और पीक लोड को मैनेज किया जा सकता है। सिर्फ तभी किया जा सकता है अगर हम जो है रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा प्रोड्यूस की इलेक्ट्रिसिटी को हम स्टोर करें, ठीक है। बिना स्टोरेज के हम डायरेक्टली इसको कनेक्ट ग्रिड से नहीं कर सकते, ये आपको पता ही होगा, ठीक है।
तो इसीलिए इंडिया जो है अभी पायलट प्रोजेक्ट चला रहा है, ऐसे बहुत सारे स्टोरेज सिस्टम्स बनाए जाएंगे जो कि जिसमें हम रिन्यूएबल एनर्जी को जो स्टोर करेंगे और उस एनर्जी को फिर हम ग्रिड से कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। सो इंडियन गवर्नमेंट हैज रिसेंटली गिवन अ गो अहेड फॉर इनवाइटिंग द एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ 1000 मेगावाट आवर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम. It will be launched as a pilot project by the Ministry of New and Renewable Energy as well as by the Ministry of Power. So the Solar Energy Corporation of India, which is a CPSU under the Ministry of New and Renewable Energy, it will invite the expression of interest for procurement of these 1000 WHBESS. So you all know that currently there is no technology available to connect the renewable energy directly to the grid because of several factors like fluctuation in energy production, frequency control. You cannot do frequency control because of in renewable sources of energy. You cannot manage the peak load. Okay, so there are several factors because of which you cannot directly connect these renewable sources of energy to the grid, to the power grid or to the electricity grid. We can only do it if we store this energy. Okay, so this energy, renewable energy, so just take an example of solar energy. So solar energy will produce, it will be stored in these large batteries. Okay, I'm just giving you an example. In these large batteries you will store this energy, and then using this battery you will be able to control the transmission, you will be able to control the frequency of electricity, and you will be able to manage the peak load, and only with these things you can connect these storage systems to the electricity or the power grid. Okay, so this battery energy storage system, we have just launched a pilot project now, but of course the government will scale it up. There will be more such projects, and once we reach to an optimum level we would be able to connect these battery storage systems to our electricity grids. Okay, so now let us see the next topic, which is One Health Consortium. तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है उन्होंने एक वन हेल्थ कंसोर्टियम जो है वो लॉन्च किया है. सबसे पहला प्रोजेक्ट है उनका ये. तो वन हेल्थ का मतलब क्या हुआ कि एनिमल हेल्थ और ह्यूमन हेल्थ ये दोनों कनेक्टेड हैं. अगर एनिमल्स की हेल्थ खराब होगी तो उसका इम्पैक्ट ह्यूमंस पर पड़ेगा, अगर ह्यूमंस की हेल्थ खराब होगी तो उसका एनिमल्स पर इम्पैक्ट पड़ेगा. ठीक है, तो ये पीएम मोदी ने ये एक तरह से स्लोगन दिया था. उसी प्रोजेक्ट को हमने स्टार्ट किया है अभी. तो अब इसमें होगा क्या कि कोई भी बैक्टीरियल, वायरल या पैरासिटिक इन्फेक्शन जो कि एनिमल लेवल पर या जूनोटिक लेवल पर होगी उसको उसी टाइम सर्वेलेंस किया जाएगा और उसको जो है वो पैथोजेंस को एक तरह से, चाहे वो हमारे इवन नॉर्थ ईस्ट कंट्री पार्ट ऑफ द कंट्री में भी हो, उसके ऊपर नज़र रखी जाएगी और उसके ऊपर जो है वो देखा जाएगा कि कहीं वो ह्यूमंस को इफेक्ट तो नहीं करेंगे. ठीक है, तो उसको उसी टाइम रोकने की कोशिश की जाएगी. जो हमारे पास अभी एग्जिस्टिंग डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं उसका भी यूज़ किया जाएगा और एडिशनल टेस्ट भी जो है वो लॉन्च किए जाएंगे, बनाए जाएंगे, ताकि हम अच्छी तरह से एमर्जिंग डिसीजेस के ऊपर नजर रख सकें. ठीक है, अब ये कंसोर्टियम, अपने इंसेकॉग आपको याद होगा ना, इंसेकॉग जो था जिसके अंदर हम जो है आपका कोविड की जो है हम आपका जो है जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहे थे. ठीक है, तो इंसेकॉग जैसे बनाया गया था वैसे ही ये भी एक कंसोर्टियम है, वन हेल्थ कंसोर्टियम, जिसके अंदर 27 ऑर्गेनाइजेशंस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हैदराबाद के अंडर काम करेंगी और ये परमानेंटली कंट्री में नज़र रखेंगे कि कोई ऐसी एनिमल से कोई पैथोजन तो नहीं लॉन्च हुआ जो हमारे ह्यूमन हेल्थ को जो है वो थ्रेटन कर सकता है, या फिर ह्यूमन में कोई ऐसा पैथोजन तो नहीं लॉन्च हुआ जो हमारे एनिमल्स को भी इम्पैक्ट कर सकता है. ठीक है, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश, वन हेल्थ कंसोर्टियम. सो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हैज लॉन्च्ड दिस मिशन of One Health Consortium. So this is a consortium or collection of 27 organizations by National Institute of Animal Biotechnology Hyderabad, and these institutions, these 27 organizations will keep an eye over emerging pathogens or diseases in the country. They will carry out surveillance of important bacterial, viral and parasitic infections, and they will use existing diagnostic tests as well as additional methodologies will be developed so as to keep an eye over emerging diseases. Okay, so One Health approach, for those who don't know, One Health approach says that animal health and human health are interlinked.
You cannot separate them. If there is an impact of a disease in animals, it will certainly have an impact on human health also. Okay, like in corona, you saw that when it started infecting bats, it was just a matter of time that it started infecting humans also. Okay, so the human health and the animal health are interlinked. That's why PM Modi gave this slogan of One Health, and we have launched this consortium of 27 organizations who will be keeping an eye over emerging diseases and pathogens across the country, so as to see if any emerging disease in animals is caught, then we will try to limit that disease, because we will assume that it has the potential to infect human health also. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time on Monday now. Until then, goodbye and take care.